वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये जो टॉपिक है ये बहुत लेंथी टॉपिक है लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। और एक चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन याद रखना है, ये हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखना। मतलब हम लोग क्या स्टडी किए थे एरोबिक रेस्पिरेशन में? हम लोगों ने क्या क्या देखा था? पहला हम लोगों ने इवेंट देखा था ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा इवेंट हम लोगों ने देखा था लिंक रिएक्शन। तीसरा इवेंट हम लोगों ने देखा था क्रेब्स साइकिल। और ये फाइनल या लास्ट इवेंट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वही हम लोग आज देखने जा रहे हैं और ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंडर आता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ठीक है, ये कहाँ पर चलता है, इसका क्या फायदा है, ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चीज? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, ठीक है, इसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ ये था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे टूटा था और हम लोग बोलेंगे क्या हुआ था? हम लोग बोलेंगे एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था, याद रखना है, ठीक है। इस इंटायर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस इंटायर प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज के टूटने से लेके एटीपी तक बनने के प्रोसेस में क्या क्या होना पड़ेगा? तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहला इवेंट क्या होना पड़ेगा? ग्लाइकोलाइसिस होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ था? हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ था? हम लोग बोलेंगे क्रेब्स साइकिल चला था। उसके बाद फाइनल जो इवेंट होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से हुआ था? हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस से, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज क्या होता? टूटा था, पायरुविक एसिड पर टूटा था। उसके बाद हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड इंटर किया था मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें क्या बना था? हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम बना था। उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम से क्या चला था? हम लोग बोलेंगे क्रेब्स साइकिल चला था। उसके बाद हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसमें क्या बनता है? हम लोग बोलेंगे एटीपी बनता है। तो ग्लूकोज से लेके, देखो ध्यान से, ग्लूकोज से लेके एटीपी बनने तक के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन या हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, याद रखना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे फाइनल स्टेप होता है, या हम लोग बोल सकते हैं लास्ट स्टेप होता है। किसका? हम लोग बोलेंगे ये एरोबिक रेस्पिरेशन का, याद रखना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द फाइनल और हम लोग बोलेंगे लास्ट स्टेप और इवेंट ऑफ क्या चीज? एरोबिक रेस्पिरेशन। इस चीज को दिमाग में रखना। और एक चीज को दिमाग में क्या रखना, ये ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना है। एक्चुअल में ये सब क्या हम लोग बोलेंगे? इवेंट्स है। किसका इवेंट से? हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन का, जिसमें क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा और अल्टीमेटली देखो ध्यान से क्या क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे एटीपी बनेगा और सेल को क्या मिलेगा? एटीपी मिलेगा, ठीक है। इस इंटायर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन, याद रखना है। तो जो फाइनल इवेंट होता है ना, या जो फाइनल स्टेप होता है ना एरोबिक रेस्पिरेशन का, वही को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों हम लोग बोल रहे हैं, सब कुछ पता चलेगा। देखो क्या हो रहा है, देखो समझना है। अगर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, अगर याद कीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या बना था? अनस्टेबल मॉलिक्यूल बना था, जिसको हम लोग क्या बोले थे? जिसको हम लोग बोले थे रिड्यूस NADH2 या रिड्यूस NADH, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे लिंक रिएक्शन के टाइम पे भी क्या बना था? हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल मॉलिक्यूल बना था, जिसको हम लोग क्या बोले थे? रिड्यूस NADH2 या हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH, ठीक है। उसी तरह क्रेब्स साइकिल के टाइम पे भी हम लोग बोलेंगे क्या बना था? अनस्टेबल मॉलिक्यूल बना था, जिसको हम लोग क्या बोले थे? रिड्यूस NADH2 या रिड्यूस NADH। और इसके साथ साथ क्या बना था? हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2। ये सब अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, याद रखना। ये सारा का सारा जो मॉलिक्यूल्स जो बन रहा है, ठीक है, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बने, चाहे वो लिंक रिएक्शन के टाइम पे बने, चाहे वो क्रेब्स साइकिल के टाइम पे बने, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? हम लोग बोलेंगे ये है अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स क्यों हैं? क्योंकि इसमें क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तभी तो हम लोग इसको बोल रहे हैं क्या चीज? टर्म हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? रिड्यूस्ड।
रिड्यूस का मतलब हो गया कि इसके पास ये जो मॉलिक्यूल है ना वो अनस्टेबल है, और अनस्टेबल इसीलिए हो गया ये मॉलिक्यूल क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया हम लोग बोलेंगे गेन किया है, ठीक है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। इसका मतलब हो गया जितना भी रिड्यूस NaDH2 FADH2 ये सब है ना, सारा का सारा हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, सारा का सारा के पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स है। और कोई भी मतलब कंपाउंड या कोई भी चीज हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल नहीं होना चाहता है, सब क्या चाहता है स्टेबिलिटी पाना चाहता है, ठीक है। तो ये जितना भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ना, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन्स को, देखो ध्यान से, अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा लॉस करेगा, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा हम लोग बोलेंगे लॉस करेगा, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो अनस्टेबल क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो ये रिड्यूस हो गया, मतलब अनस्टेबल हो गया। तो अब इसको स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, किसी को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको तब हम लोग टर्म क्या यूज करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करेंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये रिड्यूस NaDH2 FADH2 ये इससे क्या होगा हम लोग बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जाएगा हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर प्रेजेंट होता है, तो हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना, वहां पर प्रेजेंट होता है हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या होता है डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां चला गया, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स चला गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब यहां पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे इस इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्लो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। याद रखना है फ्लो, मैं ऐसे लिख रहा हूं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा ना, उसकी वजह से याद रखना है एक फोर्स डेवलप होगा जिसको बोलते हैं प्रोटोन मोटिव फोर्स, ठीक है। प्रोटोन मोटिव फोर्स का मतलब हो गया ना कि प्रोटोन के मूवमेंट के द्वारा डेवलप किया गया फोर्स। ये क्या होता है मैं बताऊंगा। अब ये प्रोटोन मोटिव फोर्स की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो एडीपी होता है ना, वो कंबाइन कर जाता है हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, तो क्या बन जाता है हम लोग बोलेंगे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, याद रखना है, ठीक है। और एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फोस्फोराइलेशन, याद रखना है। और ये एटीपी का फॉर्मेशन कहां होगा, याद रखना है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये कहां होगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां चलेगा, हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना। अब देखो ये इंटायर प्रोसेस है ना, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, इसी इंटायर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी इंटायर प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। याद रखना है क्यों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेटिव का मतलब हो गया यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, याद रखना इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो ध्यान से, ये सबका ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है ना। ये जितना भी रिड्यूस NaDH2 FADH2 है, सबसे क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इससे टर्म आया है यहाँ पर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहां चला गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसकी वजह से क्या डेवलप हुआ, हम लोग बोलेंगे प्रोटोन मोटिव फोर्स डेवलप हुआ। अब ये प्रोटोन मोटिव फोर्स क्या करता है, एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करा देता है, तब क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोस्फोराइलेशन। ये फोस्फोराइलेशन किसकी वजह से हुआ था, हम लोग बोलेंगे इसका इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, तभी तो ये फोस्फोराइलेशन हो रहा है ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन्स ईटीएस में नहीं पहुंचता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन में नहीं पहुंचता, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, प्रोटोन मोटिव फोर्स डेवलप नहीं होता, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता। इसीलिए यहां पर देखो ध्यान से, इसका क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे जितना भी रिड्यूस NaDH2 FADH2 है ना, सबसे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, जिसको बोल रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसीलिए टर्म आया है ऑक्सीडेटिव। और अल्टीमेटली क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है ना,
और एटीपी के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फोस्फोराइलेशन, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन बोलेंगे। जहां पर क्या होता है हम लोग बोलेंगे, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, रिड्यूस NADH2 FADH2 से, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है, और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या कराता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करा देता है, तब ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, मतलब एटीपी बन जाता है, जिस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोस्फोराइलेशन, ठीक है। अब देखो यहां पर समझो क्या चीज है, ये रिड्यूस NADH2 FADH2 ये सब प्रेजेंट कहां पर है, तो देखो ध्यान से, ये रिड्यूस NADH2 FADH2 प्रेजेंट कहां पर है, तो हम लोग बोलेंगे जो भी रिड्यूस NADH2 ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है ना, वो प्रेजेंट है, याद रखना है, सेल के साइटोसोल में, ठीक है। जो भी रिड्यूस NADH2 लिंक रिएक्शन के टाइम पे बना है ना, वो प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मैंने बताया था। और जो भी रिड्यूस NADH2 FADH2 क्रेब साइकिल के टाइम पे बना है ना, ये भी प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, क्योंकि क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है, लिंक रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है, बस ग्लाइकोलाइसिस कहां चलता है, हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना। अब इससे देखो ध्यान से, इससे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, कैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स कहां चला गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पर प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, एटीपी कहां किस तरफ बनेगा, याद रखना, एटीपी बनेगा कहां पर, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और एटीपी का निर्माण कहां होता है, हम लोग बोलेंगे, फोस्फोराइलेशन कहां होता है, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना। अब देखो यहां पर, यहां से लेके यहां तक क्या चीज है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन है ना, तो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में देखो ध्यान से 3 मेन इवेंट्स हो रहा है, ठीक है। पहला इवेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहला इवेंट को हम लोग बोल रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो याद रखना है, 3 मेन इवेंट होता है, किसमें, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में, ठीक है। पहला जो मेन इवेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहां से, किसका ऑक्सीडेशन होगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 का ऑक्सीडेशन, या हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 का ऑक्सीडेशन। देखो ध्यान से, यही तो हो रहा है ना, ये पहला इवेंट है क्या चीज का, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, उसके बाद हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो दूसरा इवेंट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो ये दूसरा इवेंट हो गया। और तीसरा इवेंट क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन मोटिव फोर्स का डेवलपमेंट, और जिसकी वजह से क्या बनना, एटीपी बनना। तो तीसरा इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एटीपी का फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं फोस्फोराइलेशन, जिसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एडीपी किसके साथ कंबाइन करेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, और क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन इंक्लूड्स 3 मेन इवेंट्स। फर्स्ट हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ क्या चीज, रिड्यूस NADH2 और FADH2, ठीक है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा किससे, रिड्यूस NADH2 और FADH2, ये पहला इवेंट। दूसरा क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और तीसरा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फोस्फोराइलेशन, जिसमें क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो याद रखना है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं, और इसमें कितना इवेंट्स होता है, ये मैंने बता दिया। अब हम लोग ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, देखो ध्यान से, हम लोग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का पार्ट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, याद रखना है। तो अगर कोई भी आप लोगों से पूछे कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या सेम है, तो क्या बोलना होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का पार्ट होता है, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। वही मैंने लिखा है, देखो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ETS और इलेक्ट्रॉन, चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलो चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलो, ठीक है, ये एक्चुअल में पार्ट ही तो है ना ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का ना, ठीक है। इसीलिए याद रखना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ऑफ क्या हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, ठीक है। अब चलो, जो भी मैं बताया हूं, अब उसको जो मैं लिखा हूं यहां पर कोरिलेट करता हूं, देखो ध्यान से, ये क्या चीज होता है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन हम लोग बोलेंगे फाइनल स्टेप होता है, ये लास्ट स्टेप होता है किसका, हम लोग बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के या एरोबिक रेस्पिरेशन का, देख सकते हैं वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। जहां पर क्या होगा, मतलब ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में क्या होगा,
ऑक्सीडेशन होगा किसका, ऑक्सीडेशन होगा किसका, रिड्यूस NADH2 का या रिड्यूस FADH2 का। और ये रिड्यूस NADH2 FADH2 बना कहां पर, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है। कहां बना है, लिंक रिएक्शन के टाइम पे बना है। कहां बना है, हम लोग बोलेंगे ये क्रेब्स साइकिल के टाइम पे बना है, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं ये रिड्यूस NADH2 और FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना, लॉस होना, ठीक है, लॉस होना, ठीक है। जो ये जो बना कहां पर है, हम लोग बोलेंगे ये सब कहां बना है, ये ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, लिंक रिएक्शन के टाइम पे, क्रेब्स साइकिल के टाइम पे, ठीक है। अब जैसे ही लॉस होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फॉलोड बाय, जो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा उस इलेक्ट्रॉन्स को कौन यहां पर गेन करेगा, मतलब कौन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वही मैंने लिखा है, फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ETS, या हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देन हम लोग बोलेंगे देन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ATP, देन फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये इंटायर प्रोसेस इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वही मैंने यहाँ पर लिखा है जो मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इंक्लूड्स तीन मेन इवेंट्स। पहला क्या चीज, ऑक्सीडेशन किसका, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 और FADH2 का। दूसरा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा क्या चीज, तीसरा मेन इवेंट क्या, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं ATP का फॉर्मेशन। देखो ध्यान से, जो मैंने लिखा वही मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, देखो ध्यान से, ये जो रिड्यूस NADH2 है ना और ये FADH2 है ना, इसको हम लोग रिड्यूस क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहां से ये गेन किया, तो अब मैं वो बताने जा रहा हूं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिटेल में हम लोग देखेंगे, कैसे करके इस रिड्यूस NADH2 एंड FADH2 से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, कैसे करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक पहुंचा, ठीक है, कैसे करके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, कैसे करके प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होगा, और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जब जो डेवलप होगा कैसे करके ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करा देगा और क्या बना देगा, ATP बना देगा। ये हम लोग डिटेल में देखने जाएंगे, ठीक है, डिटेल में देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मिटा के, अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ये रिड्यूस हम लोग वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, रिड्यूस NADH2 और FADH2, इसको हम लोग अनस्टेबल क्यों बोल रहे हैं, अभी मैं वो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान से देखना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़िएगा ना तो उसमें फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तीन का होता है, चार का होता है, ठीक है। तो उसी की पता चलेगा, देखो ध्यान से, हमेशा रखो यार। देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या हुआ था, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटा था और हम लोग बोलेंगे क्या बना था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बना था, पायरुविक एसिड बना था। देखना ध्यान से, समझना बहुत आसान है। और ये एक्चुअल में कहां हुआ था, ये ग्लाइकोलाइसिस हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोसोल में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस है, ये क्या चीज है, ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या होता, सेल क्या किया था, देखना ध्यान से, 2 ATP लगाया था, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या होता, हम लोग बोलेंगे 4 ATP बना था, याद रखना है, स्टेप नंबर 7 एंड स्टेप नंबर 10 में, जिसको हम लोग क्या बोले थे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो नेट गेन कितना ATP का हुआ, हम लोग बोलेंगे नेट गेन हुआ 2 ATP लगाया, 4 बना, तो हम लोग बोलेंगे 4 - 2 इज इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे 2 ATP का क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे नेट गेन हुआ। ध्यान से देखना, अब मैंने क्या बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या बना था, 2 मॉलिक्यूल क्या बना था, रिड्यूस NADH2 बना था, ठीक, याद रखना है, 2 क्या बना था, हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन हुआ था। और यहां पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिड्यूस NADH2, हम लोग वर्ड यूज करें ना, रिड्यूस, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आया, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आया इसके पास, ठीक है, याद रखना, सेल के साइटोसोल में क्या चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस। अब देखो ध्यान से, जो भी सेल है ना, जैसे कि मैं अगर बना दूं ये सेल है, ठीक है, देखो यहाँ पर ये मान लो सेल है, ठीक है, ये मान लो सेल है, ठीक है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेल का साइटोसोल है। तो सेल के साइटोसोल में याद रखना है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, याद रखना है, प्राइमरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, याद रखना है, सेल के साइटोसोल में, ठीक है। या इसको यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NAD, याद रखना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, NAD। ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये होता है यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, मैंने बताया है, ठीक है। ये जब इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले रहा है तब ये किस फॉर्म में रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रहेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले रहा है तब, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, NAD को हम लोग NAD+ के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ये प्लस ये बता रहा है कि ये NAD जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अभी ले नहीं रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक है, याद रखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर
यहां पर हम लोग बोलेंगे जैसे ग्लूकोज कितना कार्बन का होता है हम लोग बोलेंगे 6 कार्बन का कंपाउंड होता है क्या चीज ग्लूकोज। अब देख लो 1 2 3 4 5 6। और पायरुविक एसिड कितना कार्बन का कंपाउंड होता है हम लोग बोलेंगे 3 कार्बन का कंपाउंड होता है पायरुविक एसिड। यही हुआ ना। इसका मतलब देखो ध्यान से ये वाला बॉन्ड जो है ग्लूकोज का वो टूट गया होगा। देखो ध्यान से तभी तो 3 कार्बन का एक कंपाउंड पायरुविक एसिड बनेगा और 3 कार्बन का दूसरा कंपाउंड पायरुविक एसिड बनेगा। ठीक है, तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है हम लोग बोलेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो जब ये बॉन्ड टूटता है ना तो ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाता है। बाहर आ गया मतलब कहां आ गया, सेल के साइटोसोल में आ गया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कैसा मॉलिक्यूल है, वो हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, याद रखना है ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा हम लोग बोलेंगे पकड़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल को पकड़ता कौन है हम लोग बोलेंगे ये यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जिसका नाम क्या हम लोग बोलेंगे NAD नैड। ठीक है, तो देखो ध्यान से नैड क्या करता है यहाँ पर, नैड पहले किस फॉर्म में, जब इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले रहा था तब ये किस फॉर्म में हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, लेकिन अब ये नैड क्या करेगा हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब ये नैड लेगा तो उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे, उसके साथ साथ ये क्या करेगा हम लोग बोलेंगे 2 हाइड्रोजन को भी लेगा। ठीक है, याद रखना है 2 हाइड्रोजन को भी लेगा कौन, ये नैड। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब ये ले रहा होता है ये नैड, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन को भी लेगा। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे H2 के फॉर्म में। ठीक है, याद रखना है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, किसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ हम लोग बोलेंगे NAD नैड क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया नैड तो वो किसमें हम लोग बोलेंगे चेंज हो गया, हम लोग बोलेंगे NADH2 में चेंज हो गया है। क्यों, क्योंकि और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, क्यों, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये नैड क्या क्या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को लिया तो उसके साथ साथ क्या लिया, 2 हाइड्रोजन को भी लिया, 2 H+ को भी लिया है। इसीलिए देखो ध्यान से इसको हम लोग मिलाकर कैसे लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 प्रोटॉन्स है। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा हम लोग बोलेंगे किस फॉर्म में दिखेगा, H2 के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है ना, याद रखना है। इसका मतलब ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है, मतलब इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है। इस चीज को ध्यान में रखना, मतलब ये क्या चीज है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं अनस्टेबल मॉलिक्यूल, या इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, या इसको हम लोग बोल रहे हैं रिड्यूस्ड क्या चीज हम लोग बोलेंगे NADH2। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो ध्यान से NAD नैड है ना। ठीक है, NAD नैड ये क्या किया हम लोग बोलेंगे, ये क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे क्या किया 2 प्रोटॉन्स को भी लिया। तब जाके ये कैसा दिखेगा हम लोग बोलेंगे NAD, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को हम लोग किस फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ पर H2 के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, और किसमें गेन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, NAD में क्या हुआ इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन, मतलब NAD अब रिड्यूस हो गया किस फॉर्म में, NADH2 के फॉर्म में। याद रखना है। ठीक है ना, अब यहां पर देखो, यहां पर 2 H+ हम लोग क्यों लिख रहे हैं, 2 H+ इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर H+ भी निकलता है। ठीक है, H+ भी निकलता है, उसको भी क्या करना पड़ता है हम लोग बोलेंगे गेन करना पड़ता है। और वैसे भी तो देखो ना, अगर गेन ऑफ प्रोटॉन, अगर गेन ऑफ ये क्या बोल हाइड्रोजन भी होगा ना, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल हुआ ना, ये जो मॉलिक्यूल है याद रखना है, ये मॉलिक्यूल क्या चीज हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल है, या ये मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे रिड्यूस्ड है। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, और ये जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ना या रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है ना, ये याद रखना है, ये कभी भी हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये भी चाहेगा कि इसको भी क्या मिले, स्टेबिलिटी मिले। ठीक है, ये ज्यादा देर तक अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख पाएगा, तो ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहीं तो देगा ना, ताकि क्या हो सके हम लोग बोलेंगे वापस जैसे इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो ये वापस फिर से क्या हो जाए, इससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये वापस फिर से क्या हो जाए हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो जाए। किस फॉर्म में हम लोग बोलेंगे NAD नैड के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं रिसाइक्लिंग ऑफ क्या चीज NAD नैड। ठीक है, ताकि फिर से जब ग्लाइकोलाइसिस होगा ना तो फिर से बॉन्ड टूटेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन को किया ये क्या करेगा फिर से एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, याद रखना है। इसीलिए मैं टर्म बार बार यूज कर रहा था रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब हो गया अनस्टेबल मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अब ये चीज समझ में आ गया रिड्यूस NADH2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये वाला। ठीक है ना, याद रखना है। अब सिमिलरली देखो ध्यान से, सिमिलरली जहां जहां रिड्यूस NADH2 ना वहां क्या चीज हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स है, याद रखना है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे देखो ध्यान से 2 रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल निकला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या चीज मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं सेल के साइटोप्लाज्म में मिलने वाला हम लोग बोलेंगे एक सेल ऑर्गेनल है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है,
और ये जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो ध्यान से, ये ऐसे दिखेगा, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ये क्या चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, देखो ध्यान से। अब ये वाला जो मेम्ब्रेन ना, जो बाहर की तरफ है, इसको हम लोग बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो अंदर की तरफ, इसको हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है ना, सिंपल है, कुछ नहीं है। और ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला पोर्शन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मैट्रिक्स ऑफ, क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। ठीक है, मैंने बताया है सारा कुछ, अब ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, और ये सब जो है ना, ये जो फोल्डिंग्स दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, अब ये क्रिस्टी का काम किया, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। क्या कॉन्सेप्ट है मैं बताऊंगा अभी, देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अब हुआ क्या था, याद करो, ये जो पायरुविक एसिड है ना, ये पायरुविक एसिड याद रखना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कहां इंटर कर गया था, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर गया था। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कैसे करके इंटर किया था, तो मैं मैकेनिज्म बताया था यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन में प्रेजेंट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्टर को हम लोग बोलते हैं पायरुविक एसिड ट्रांसलोकेज। मैंने बताया था, मैकेनिज्म बताया था मैंने। ठीक है, कि ये सिम्पोर्टर होता है, एंटीपोर्टर होता है, ये सब सारा का सारा मैंने बताया था। अब देखना सीरीज ऑफ लेक्चर। अब ये पायरुविक एसिड जैसे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा ना, तो ये पायरुविक एसिड का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये पायरुविक एसिड एक नया मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा। उस नया मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, और पायरुविक एसिड याद रखना है, इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया ये चेंज हो जाता है किसमें, एक नया मॉलिक्यूल में, जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं लिंक रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन बोलेंगे, या गेटवे रिएक्शन बोलेंगे, या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलेंगे। आप देख लेना क्यों बोलते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, अब देखो, ये केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और ये जो एंजाइम होता है ना, ये तीन एंजाइम के मिलने से बनता है E1, E2 एंड E3। कैसे ये काम करता है, कैसे करके पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज करता है, ये मैंने बताया था, आप देखना। ठीक है, और यहां पर देखो पायरुविक एसिड कितना कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड है, और एसिटाइल कोएंजाइम कितना कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, तो यहां पर से क्या निकलेगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, तो हम लोग बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बोलेंगे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे फिर अनस्टेबल मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस NADH2। याद रखना है, क्या बोलते हैं, रिड्यूस NADH2। ठीक है, यहाँ पर भी रिड्यूस NADH2 निकला मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। अब मैंने ये बताया था कि एक एसिटाइल कोएंजाइम इंटर कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे एक क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, और दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम इंटर कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे दूसरा क्रेब्स साइकिल में। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का अगर हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन होगा, तो कितना क्रेब्स साइकिल चलेगा, हम लोग बोलेंगे 2 क्रेब्स साइकिल चलेगा। क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में टूटेगा, 2 पायरुविक एसिड मैट्रिक्स में आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, 2 क्रेब्स साइकिल चलेगा। याद रखने इस चीज को। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि एक क्रेब्स साइकिल में मैंने ट्रिक बताया था कि कितना रिड्यूस NADH2 निकलता है, हम लोग बोलेंगे 3 रिड्यूस NADH2 निकलता है। ये पहला रिड्यूस NADH2, ये दूसरा रिड्यूस NADH2, और हम लोग बोलेंगे तीसरा रिड्यूस NADH2। ये मैंने बताया था, ट्रिक भी बताया था मैंने। ठीक है, और कितना रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल निकलता है, तो हम लोग बोलेंगे एक रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल निकलता है। और कितना GTP मॉलिक्यूल बनता है, एक GTP मॉलिक्यूल बनता है। एक क्रेब्स साइकिल का बात है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्रेब्स साइकिल चल रहा है ना, तो दूसरा क्रेब्स साइकिल से भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 रिड्यूस NADH2 पहला, ये दूसरा रिड्यूस NADH2। ठीक है, और ये हम लोग बोलेंगे तीसरा रिड्यूस NADH2। ठीक है, और यहां पर हम लोग बोलेंगे एक रिड्यूस FADH2 और एक क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे GTP मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इतना जो भी जहां जहां रिड्यूस NADH2 और या रिड्यूस FADH2 है ना, वो अनस्टेबल है। ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ज्यादा समय के लिए नहीं रख पाएगा। तब अब क्या करेगा, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ध्यान से देखो। ठीक है, थोड़ा सा समझो यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके देखो ध्यान से। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करके। ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, देखो ध्यान से, और ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो अब ये क्या करेगा, अनस्टेबल मॉलिक्यूल क्या करेगा, देखो ध्यान से, अपना इलेक्ट्रॉन्स को कहां दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहां दे देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां मिलेगा, मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लोकेशन क्या होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यही है ना, तो यहां पर मैं बना रहा हूं, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पहला कंपोनेंट है, जिसको कॉम्प्लेक्स 1 बोलते हैं।
ये दूसरा कंपोनेंट है जिसको कॉम्प्लेक्स 2 बोलते हैं। ये तीसरा कंपोनेंट है ईटीएस का जिसको कॉम्प्लेक्स 3 बोलते हैं। और ये चौथा कंपोनेंट है किसका, ईटीएस का, जिसको कॉम्प्लेक्स 4 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, ये क्या हो गया कॉम्प्लेक्स 2 हो गया, ये क्या हो गया कॉम्प्लेक्स 3 हो गया, और ये क्या हो गया कॉम्प्लेक्स 4 हो गया। ठीक है, याद रखना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो कंपोनेंट होता है वो प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, किस फॉर्म में हम लोग बोलेंगे, एज कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, अब यहां पर देखो कॉम्प्लेक्स 1 जो है ना, कॉम्प्लेक्स 1 याद रखना है ये किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो मैं याद रखना, हमेशा रखना याद, कॉम्प्लेक्स 1 किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो याद रखना है रिड्यूस NaDH2 से कॉम्प्लेक्स 1 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। ठीक है, ले लेगा, और ये रिड्यूस NaDH2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा रिड्यूस NaDH2 से, तब ये क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइज कर दे करके हम लोग बोलेंगे फिर से क्या कर देगा, इसको स्टेबल कर देगा, या किस फॉर्म में ला देगा, NAD के फॉर्म में ला देगा, ताकि फिर से क्रेब साइकिल चलेगा ना, या जो जो यहाँ पर हो रहा है वो फिर से क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे NAD फिर से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, जिसको बोलते हैं रिसाइक्लिंग, इसको बोलते हैं रिसाइक्लिंग ऑफ NAD। याद रखना, तो मैंने क्या बोला, ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो कॉम्प्लेक्स 1 क्या करेगा, किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, रिड्यूस NaDH2 से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, याद रखना है। और कॉम्प्लेक्स 1 रिड्यूस NaDH2 से इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद ये यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स 1 रिड्यूस NaDH2 से इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद ये हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को देगा, किसको, कॉम्प्लेक्स 3 को देगा। ठीक है, याद रखना है क्यों कॉम्प्लेक्स 3 को देगा मैं बताऊंगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 से कहां जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अब कॉम्प्लेक्स 4 में जाने के बाद यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर और एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का तो पार्ट नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करेगा, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 5। और ये कॉम्प्लेक्स 5 का नाम क्या है, इस कॉम्प्लेक्स 5 का नाम है हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम। याद रखना है, याद रखना, ऑक्सीजोम इज नॉट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, याद रखना है। ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट होता है किसके साथ, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ ही एसोसिएटेड होता है, कौन, ऑक्सीजोम, जिसको कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से जानते हैं, इसीलिए कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 एंड कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 वर्ड यूज कर चुके हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 5 ही तो होगा ना, लेकिन याद रखना है कॉम्प्लेक्स 5 को हम लोग ऑक्सीजोम बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर रिड्यूस NaDH2 से इलेक्ट्रॉन्स निकला, वो कहां गया, कॉम्प्लेक्स 1 में गया, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 में गया, कॉम्प्लेक्स 4 में गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे कहां चला जाएगा, अल्टीमेटली चला जाएगा ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास, और यहां पर क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर बन जाएगा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ना, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे, मैं बताऊंगा उस टाइम पे क्या डेवलप होगा, प्रोटोन मोटिव फोर्स डेवलप होगा। ये क्या होता है मैं बताऊंगा। और ये प्रोटोन मोटिव फोर्स क्या करता है, ये जो ऑक्सीजोम का जो इसको हम लोग बोलते हैं हेड। ठीक है, और ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेस। तो हेड किस तरफ प्रेजेंट है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हेड को क्या करता है, ये प्रोटोन मोटिव फोर्स क्या करता है, 120 डिग्री एंगल में क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, और ये रोटेशन की वजह से हम लोग बोलेंगे एडीपी किसके साथ कंबाइन कर जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, और क्या बन जाता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ध्यान से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ ना, किससे, रिड्यूस NaDH2 से। ठीक है, कहां गया, ईटीएस में, ईटीएस के कौन सा कंपोनेंट, कॉम्प्लेक्स 1 में। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या बना, एटीपी बना, और एटीपी बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और ये बीच वाला जो पार्ट है जिसको बोलते हैं ईटीएस, याद रखना इट इज ए पार्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखो ध्यान से, दूसरा ये मैं बताने जा रहा हूं कि जो रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल है ना, रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल है, ये रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल याद रखना अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में, हम लोग बोलेंगे फैट में। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, रिड्यूस FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। अब कॉम्प्लेक्स 2 से रिड्यूस FADH2 का इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा, और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के पास जाएगा, तब जाके क्या बनेगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन होगा। क्यों मेटाबॉलिक वाटर बोल रहे, क्या काम है, सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, और इस टाइम पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ना, तब हम लोग देखेंगे कि प्रोटोन मोटिव फोर्स डेवलप होता है, और ये प्रोटोन मोटिव फोर्स फिर क्या करेगा, इसके हेड को घुमाएगा, किसके हेड को, ऑक्सीजोम के हेड को,
कितना डिग्री एंगल में, 120 डिग्री एंगल में, तब जाके एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन कर जाएगा और क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर भी क्या हुआ देखो ध्यान से, रिड्यूस FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, किससे, रिड्यूस FADH2 से, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज का चीज हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। और क्या हुआ, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ ना, मतलब फॉस्फोराइलेशन हुआ, इसका मतलब ये क्या चीज है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, ठीक है, जो भी मैंने लिखा उसको मैं डायग्राम से समझाया हूँ। तो ये डायग्राम से आप मैं इसीलिए समझाया हूं क्योंकि इससे आपको लोकेशन पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, रिड्यूस FADH2 का, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ऑक्सीजोन का, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट, और इसके लिए कितने स्टेप है हम लोग बोलेंगे, 3 मेन स्टेप है। पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना पड़ेगा, किससे, रिड्यूस NADH2 से, और हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 से, चाहे वो किसी का भी रिड्यूस NADH2 रहे, ग्लाइकोलाइसिस का रिड्यूस NADH2 रहे, लिंक रिएक्शन का रिड्यूस NADH2 रहे, या क्रेब्स साइकिल का रिड्यूस NADH2 रहे, ठीक है, याद रखना है। और हम लोग बोलेंगे और हम लोग क्या बोलेंगे, और हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 से भी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, वही पहला इवेंट है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, फ्लो में थोड़ा दिमाग लगाना कि रिड्यूस FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 2 में जाएगा, और कॉम्प्लेक्स 2 से फिर कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। लेकिन रिड्यूस NADH2 से इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, कॉम्प्लेक्स 1 में जाएगा। क्यों जाएगा मैं बताऊंगा सब कुछ डिटेल में। कॉम्प्लेक्स 1, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 में नहीं जाएगा, कॉम्प्लेक्स 1 के बाद कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, फिर अल्टीमेटली ऑक्सीजन के पास जाएगा, मेटाबॉलिक वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप। अब तीसरा मेन इवेंट क्या चीज है, फॉस्फोराइलेशन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं एटीपी का फॉर्मेशन, कैसे करके प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होगा, कैसे करके एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, देखो ध्यान से, ये जो रिड्यूस NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है ना, ठीक है, उसको कहां तक पहुंचना होगा, हम लोग बोलेंगे उसको पहुंचना होगा ETS तक पहुंचना होगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहां तक पहुंचना होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जहां प्रेजेंट है वहां तक पहुंचना होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग बोलेंगे जो रिड्यूस NADH2 FADH2 जो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के टाइम पे बना है ना, चाहे वो लिंक रिएक्शन के टाइम पे बने, चाहे वो क्रेब्स साइकिल के टाइम पे, वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहां दे देता है, हम लोग बोलेंगे ETS में दे देता है, क्योंकि ETS कहां प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। और ये चल कहां रहा है, हम लोग बोलेंगे ये सब जितना भी लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल चला है वो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चला है, जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। दिक्कत किसको होता है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 को। तो इसका रिड्यूस NADH2 के इलेक्ट्रॉन्स कैसे करके मेम्ब्रेन ऑफ द क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस करता है, और कैसे करके यहां तक पहुंचता है कंपोनेंट्स ऑफ ETS, या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक। इसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं शटल सिस्टम का, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या स्टडी करते हैं, हम लोग बोलेंगे शटल सिस्टम का स्टडी करते हैं, याद रखना है, ठीक है। 2 टाइप का शटल सिस्टम होता है, ये मैं बताऊंगा। एक को बोलते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल, एक को बोलते हैं ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल, GPS और मैस, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं। अभी मैं क्या बताने जा रहा हूं, अभी मैं बताने जा रहा हूं ये जो 3 मेन इवेंट है ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, जिसमें क्या हो रहा है, पहला ऑक्सीडेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 FADH2, दूसरा ETS, और तीसरा क्या चीज फॉस्फोराइलेशन। इसको मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बताऊंगा, देखो ध्यान से, इसको समझने के लिए ना सबसे मेन यहाँ पर क्या चीज है, ETS है, ठीक है, क्योंकि ETS का ही मेन काम है। ये क्या करेगा, ये रिड्यूस NADH2 FADH2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा ETS में, ठीक है। तो ETS क्या होता है, इसका क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, क्या किस कंपोनेंट को हम लोग कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 और 4 बोलते हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, ठीक है। ये सब पहले हम लोगों को जानना होगा, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ठीक है, और कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स कहां तक पहुंच रहे हैं, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो कि प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, और मेटाबॉलिक वाटर बन रहा है। ये सब सारा का सारा हम लोग तभी बता पाएंगे जब हम लोग क्या स्टडी करें, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हम लोगों को ये आइडिया रहे, ठीक है। तो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूं, अभी मैं बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिटा के क्या बताता हूँ, ETS का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा यहाँ पर क्या समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता क्या है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इट इज ए पार्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नथिंग बट इट इज ए सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ ETS प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बताने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या हम लोग बोलेंगे
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सीरीज ऑफ प्रोटीन्स होता है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ, हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इट इज ए सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है, और वो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स को हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स 1 को हम लोग कंपोनेंट 1 भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 को कंपोनेंट 2 भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 को कंपोनेंट 3 भी बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट 4 भी बोलते हैं, ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो खास बात क्या चीज है, देखो ध्यान से, यहाँ पर खास बात ये ना कि जो कॉम्प्लेक्स 2 होता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो कॉम्प्लेक्स 2 होता है ना, याद रखना है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट भी करेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट भी करेगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल का भी काम करेगा। इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे जो कॉम्प्लेक्स 2 है ना, वो क्रेब्स साइकिल का एंजाइम भी है, याद रखना इस चीज को, ठीक है, और ये एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, वही मैंने लिखा है, और ये सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज याद रखना क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है, जो प्रेजेंट होता है हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और ये सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज याद रखना है क्रेब्स साइकिल का स्टेप नंबर 6 को करवाता है, ये मैंने बताया था, ठीक है। स्टेप नंबर 6 में क्या हुआ था, सक्सिनिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ था, हम लोग बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था। वहां पर कौन सा एंजाइम लगा था, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, स्टेप नंबर 6, जो कि क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बाई डायरेक्शनल होता है, या हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल होता है, ठीक है। और जितना भी हम लोग बोलेंगे क्रेब्स साइकिल का जितना भी एंजाइम्स है, टोटल कितना एंजाइम्स होता है, 8 एंजाइम्स होता है क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टेप कितना होगा, हम लोग बोलेंगे टोटल 8 स्टेप होगा, जितना स्टेप्स होगा उतना एंजाइम लगेगा, ठीक है। तो याद रखना है केवल ये जो एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है ना, स्टेप नंबर 6 में लगने वाला ऐसा एंजाइम होता है ना क्रेब्स साइकिल का, जिसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वही क्रेब्स साइकिल का ऐसा एंजाइम होता है ना, जो कहां पर प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। बाकी सारा का सारा एंजाइम कहां प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में इन डिसॉल्व्ड स्टेट, एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे वन नोन एज, हम लोग बोलेंगे सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जितना भी कंपोनेंट्स होता है ना ईटीएस का, वो प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, किस फॉर्म में, एज कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। जिसमें से कॉम्प्लेक्स 2 होता है ना, वो क्रेब्स साइकिल का एंजाइम भी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, मैंने बताया था डिटेल में, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। और यहाँ पर देखो ये जो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 जो है ना, जो कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, याद रखना है इसका अलग अलग नाम है, ठीक है। इनफैक्ट ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एंजाइम ही है, कॉम्प्लेक्स 1 भी एक एंजाइम है, कॉम्प्लेक्स 2 भी एक एंजाइम है, कॉम्प्लेक्स 3 भी एंजाइम है, कॉम्प्लेक्स 4 भी एंजाइम है, इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कभी कभी हम लोग रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं। रेस्पिरेटरी चेन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। चेन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये इलेक्ट्रॉन को देता है, दूसरा तीसरा को देता है, इसीलिए यहाँ पर चेन वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको डायग्राम से समझाता हूँ, देखो ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ नहीं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, और मिटाने के बाद देखो ध्यान से, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, याद रखना है कि जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है ना, वो प्रेजेंट कहाँ होता है, मैंने क्या बताया था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करेंगे, देखना ध्यान से, यहाँ पर समझने की थोड़ा सा कोशिश करना, कंसंट्रेट करना, बहुत आसान है, कुछ नहीं, ये क्या चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, मैं यहाँ पर लिख दिया आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा मेम्ब्रेन है, हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या चीज है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या चीज हो गया, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का। और ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये वाला पोर्शन क्या हम लोग बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाला पोर्शन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मैट्रिक्स है, किसका, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। अब प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सीरीज ऑफ क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है।
जो प्रेजेंट कहां पर होगा, देखो ध्यान से, जो प्रेजेंट होगा हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। देखो ध्यान से, ये कॉम्प्लेक्स 1 के फॉर्म में, ये कॉम्प्लेक्स 2 के फॉर्म में, ये कॉम्प्लेक्स 3 के फॉर्म में, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 के फॉर्म में। ठीक है, ये क्या चीज है कॉम्प्लेक्स 1, ये क्या चीज है कॉम्प्लेक्स 2, ये क्या चीज है कॉम्प्लेक्स 3, और ये क्या चीज है कॉम्प्लेक्स 4। याद रखना है, कॉम्प्लेक्स का अलग अलग नाम है, मैं बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स को मैं डिटेल में बताऊंगा, स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, कैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर और एक कॉम्प्लेक्स होता है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजोम। याद रखना है, और ऑक्सीजोम को जो हेड होगा ना, वो हमेशा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ होगा, और ऑक्सीजोम का जो बेस है ना, ये हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होगा। ठीक है, याद रखना है। तो ये क्या था, हम लोग बोलेंगे था कॉम्प्लेक्स 5, जिसको हम लोग ऑक्सीजोम के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर से क्या स्टार्ट होगा, देखो ध्यान से, फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा, फिर से हम लोग बोलेंगे, फिर से क्या चीज कॉम्प्लेक्स 1, क्या चीज, फिर कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, फिर क्या होगा हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 5, मतलब क्या चीज होगा ऑक्सीजोम। देखो ध्यान से, ठीक है, क्या चीज होगी ऑक्सीजोम। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या स्टार्ट होगा, देखो ध्यान से, फिर से हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, फिर से क्या होगा हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या आएगा ऑक्सीजोम आएगा, ऐसे करके देखो ध्यान से। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या स्टार्ट होगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, फिर से क्या होगा हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम आएगा, ऐसे करके देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर ये क्या चीज है ऑक्सीजोम है, ऐसे तो चलता है ना, फिर से कॉम्प्लेक्स ऐसे करके चलता चला जाएगा। ठीक है, और ये जो फोल्डिंग देख रहे हो ना, इनफोल्डिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टी क्या करता है, हम लोग बोलेंगे सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या होगा कि इनर माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन को अगर आप खोल के देखिएगा लंबा, तो ये क्रिस्टी की वजह से क्या होगा, इसका लेंथ ज्यादा होगा, किसका, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का। लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, उतना ज्यादा क्या बन पाएगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी बन पाएगा। ठीक है, तो ये क्रिस्टी का यही सिग्निफिकेंस यहाँ पर होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, अब मैं इस कंपोनेंट्स को यहाँ पर थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या चीज है, ये देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल, ये आउटर ये सॉरी ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब ये इनर मेम्ब्रेन में देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है, यहाँ पर प्रेजेंट है देखो कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, तो मैं कॉम्प्लेक्स 1 को देखो ऐसे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये क्या चीज है कॉम्प्लेक्स 1 है, याद रखना, इसका नाम अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स 1 है। ठीक है, अब इसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2। ये क्या चीज है, ये मैं लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स 2, ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे, फिर से क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3। यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है कॉम्प्लेक्स 3, फिर से क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, और ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज है, ये वाला इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम प्रेजेंट होगा, ये बेस हो गया ऑक्सीजोम का, ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे हेड हो गया, जो कि किस तरह प्रेजेंट है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखना। ठीक है, ये ऑक्सीजोम का बेस होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, बीच वाला पार्ट को रोटर बोलते हैं, मैं बताऊंगा सारा कुछ। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईटीएस। ईटीएस का चीज होता है, हम लोग बोलेंगे सीरीज ऑफ क्या चीज, ये सब प्रोटीन का कॉम्प्लेक्सेस है। ठीक है, जो कि एंजाइम्स भी है। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4 के फॉर्म में, जिसका मेन काम क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या करना, रिड्यूस NADH2 FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स को लेना, और हम लोग बोलेंगे क्या करना, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो कंपोनेंट्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को दे देना। ठीक है, याद रखना, यही काम होता है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखो, अब खास बात क्या है समझना, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है ना, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन को ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, तब ज्यादा समझ में आएगा। देखो, इसको मैं लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ऐसे करके। ठीक है, ये क्या चीज है, लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, ये भी क्या चीज है, लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है, याद रखना है। ठीक है, ये क्या चीज है, लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, बस इनर मेम्ब्रेन का मैं लिपिड बाइलेयर को दिखा रहा हूँ। ये क्या चीज है, लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, ये सब। ठीक है, यही है ना। अब यहाँ पर देखो क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट इसी में है। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स 1, याद रखना है कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 सबसे लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। ठीक है,
और ये कॉम्प्लेक्स वन याद रखना है, इसके पास क्या होता है हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग साइट होता है। देखो ध्यान से, ये बाइंडिंग साइट होता है। किसके लिए बाइंडिंग साइट होता है? तो हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 के लिए, ठीक है। किसके, ये बाइंडिंग साइट से कौन बाइंड करता है, या हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग साइट से कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा कॉम्प्लेक्स वन को? रिड्यूस NaDH2, मैंने पहले भी बताया। तो जैसे हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 अपना इलेक्ट्रॉन्स को दिया कॉम्प्लेक्स वन को, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वन क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, किससे? रिड्यूस NaDH2 से। कितना इलेक्ट्रॉन्स लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो लॉस हुआ, किससे लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन्स का? हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स वन किसको ऑक्सीडाइज कर दिया? हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 को ऑक्सीडाइज कर दिया। मतलब रिड्यूस NaDH2 से इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। जैसे रिड्यूस NaDH2 से इलेक्ट्रॉन्स ले लिया तो रिड्यूस NaDH2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें? हम लोग बोलेंगे अपने स्टेबल फॉर्म में, जिसको बोलते हैं NAD। NAD क्या चीज होता है? हम लोग बोलेंगे क्या होता है? ये यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को क्यों लिया? तो मैंने बताया था ना कि NAD क्या करता है, ये यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। ये क्या करता है, देखना ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसके साथ 2 प्रोटॉन्स को लेता है, गेन ऑफ प्रोटॉन्स, या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन, इज नोन एज क्या चीज? रिडक्शन। तो ये रिड्यूस हो जाता है किस फॉर्म में? NAD है ना, और ये दोनों को मिलाकर हम लोग क्या लिखते हैं? H2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिड्यूस NaDH2। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा? हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स का तो फ्लो होगा ना, और कितना H प्लस जाएगा यहाँ पर? 2H प्लस जाएगा, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है, याद रखना है। इसीलिए याद रखना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा? तो हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखो खास बात क्या है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स देखो ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे करके अंदर में ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, वो मैं बताऊंगा। इसको मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा, अलग अलग करके बताऊंगा सारा कॉम्प्लेक्स को, बहुत आसान है। अब देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कौन करेगा? याद रखना, देखो ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पर, देखो ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है ना, लिपिड बाइलेयर, यहां पर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं Q। देखो ध्यान से, Q, ठीक है। Q को हम लोग क्या बोलते हैं? Q को बोलते हैं हम लोग यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं हम लोग? यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये जो Q है ना, याद रखना है, ये Q जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल बोलते हैं। याद रखना है ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये क्या करता है, ये कैसा मॉलिक्यूल होता है? सबसे पहला चीज तो ये लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। लाइपोफिलिक का मतलब ये लिपिड लविंग, मतलब ये लिपिड बाइलेयर में आसानी से क्या कर पाता है? हम लोग बोलेंगे मूव कर पाता है, ठीक है। तो लाइपोफिलिक, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? लाइपोफिलिक को हम लोग हाइड्रोफोबिक भी तो बोल सकते हैं ना। हाइड्रोफोबिक कैसा होता है? हम लोग बोलेंगे क्या होता है? मोबाइल, मोबाइल हाइड्रोफोबिक मोबाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, याद रखना है, ठीक है। मोबाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, या सिंपल हम लोग बोल सकते हैं लाइपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक मोबाइल मॉलिक्यूल होता है। कौन? यूबिक्विनोन। मतलब ये लिपिड बाइलेयर में आसानी से तैर सकता है। कौन? यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल, याद रखना है, ठीक है। अब ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा? देखो ध्यान से, किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा? कॉम्प्लेक्स वन से लेगा ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया, ठीक है। कौन? यूबिक्विनोन। तो ये यूबिक्विनोन में क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ ना, ठीक है। तो जैसे ये इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, किसमें? यूबिक्विनोन में। कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। मतलब ये यूबिक्विनोन क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। और वो रिड्यूस फॉर्म को हम लोग किस फॉर्म में दिखाते हैं? QH2 के फॉर्म में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है। तब इसको हम लोग यूबिक्विनोन नहीं बोल के क्या बोलेंगे? यूबिक्विनोल बोलेंगे, याद रखना। यूबिक्विनोल क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म है। किसका? हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन का। तो ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि कॉम्प्लेक्स वन से इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा? यूबिक्विनोन में जाएगा। यूबिक्विनोन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो यूबिक्विनोन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूबिक्विनोल बोलेंगे। और वो कैसा दिखेगा? QH2 के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर देखो क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर ये बता रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहां गया? हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन में गया। और ये यूबिक्विनोन देखो ध्यान से क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे रिड्यूस हो गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? QH2, जिसको बोल रहे हैं यूबिक्विनोल। अब ये यूबिक्विनोल याद रखना है, क्योंकि ये लाइपोफिलिक है, मोबाइल मॉलिक्यूल है, ये लिपिड बाइलेयर में फ्लोट करेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं ऐसे दिखा रहा हूं। कॉम्प्लेक्स 2 याद रखना है, कॉम्प्लेक्स 2 के पीछे तरफ से ये क्या करेगा? हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर में क्या करेगा? ऐसे करके फ्लोट करेगा। फ्लोट करते करते देखो ध्यान से, ये हम लोग बोलेंगे ये जो यूबिक्विनोल है ना, वो कहां पहुंच जाएगा? हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंच जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स 3 को ये यूबिक्विनोल क्या करेगा? ये यूबिक्विनोल ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा। किसको? कॉम्प्लेक्स 3 को। तो जैसे यूबिक्विनोल इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा कॉम्प्लेक्स 3 को, तो यूबिक्विनोल से फिर क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे फिर क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ ना। देखो ध्यान से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो ये यूबिक्विनोल फिर से वापस किसमें चेंज हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज हो जाएगा? यूबिक्विनोन में चेंज हो जाएगा फिर से। देखो ध्यान से, ठीक है। मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यूबिक्विनोन क्या फॉर्म होता है? हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है, याद रखना है यूबिक्विनोन।
देख सकते हैं ना। तो फिर से ये Q जैसे ही हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को देगा यूबिक्विनॉल कॉम्प्लेक्स 3 को, तो ये फिर से वापस हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज हो जाएगा, यूबिक्विनॉन में चेंज हो जाएगा और वापस अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मोबाइल लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल आसानी से लिपिड बाइलेयर में तैर सकता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहां गया, देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 2 का यहां पर बात नहीं हो रहा है। जब भी कभी कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है ना रिड्यूस NaDH2 से, तब ये इलेक्ट्रॉन्स देखो कॉम्प्लेक्स 1 से कहां गया, यूबिक्विनॉन में। यूबिक्विनॉन को किसमें चेंज कर दिया, यूबिक्विनॉल में। अब ये यूबिक्विनॉल लिपिड बाइलेयर में मूव करते 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 कहां तक पहुंचा, कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंचा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 तक जैसे ही पहुंचेगा ना तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा यूबिक्विनॉल कॉम्प्लेक्स 3 को, और ये फिर यूबिक्विनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर वापस किसमें, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनॉन में, और वापस अपने जगह पे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जब जैसे ही जाएगा ना ये कॉम्प्लेक्स 3 पे, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक साइकिल चलता है जिसको बोलते हैं क्यू साइकिल। ये क्यू साइकिल का क्या सिग्निफिकेंस है मैं बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स 3 में क्यू साइकिल चलेगा, क्या होता है बहुत आसान है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 से निकल के, देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 3 से निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, तो देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। ये वाला क्या चीज है, आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि जुड़ा हुआ रहता है किससे, कॉम्प्लेक्स 3 से। ठीक है, और उस पेरिफेरल प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम C बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, साइटोक्रोम C बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, और ये कैसा प्रोटीन है हम लोग बोलेंगे, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, क्योंकि लिपिड बाइलेयर में धंसा हुआ नहीं, इसीलिए कैसा मॉलिक्यूल होगा हम लोग बोलेंगे, वाटर लविंग होगा, मतलब हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, याद रखना है। ये कैसा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मोबाइल मॉलिक्यूल हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मोबाइल मॉलिक्यूल है कौन, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C, याद रखना है। लेकिन यहाँ पर यूबिक्विनोन कैसा मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे, लाइपोफिलिक मोबाइल मॉलिक्यूल है। ठीक है, साइटोक्रोम C कैसा है, हाइड्रोफिलिक मोबाइल मॉलिक्यूल, और यूबिक्विनोन हाइड्रोफोबिक या लाइपोफिलिक मोबाइल मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, याद रखना है, दोनों के दोनों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, साइटोक्रोम C रहे चाहे यूबिक्विनोन रहे। ठीक है, अब यहां से देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 से ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेगा साइटोक्रोम C में, साइटोक्रोम C को रिड्यूस कर देगा। अब ये साइटोक्रोम C याद रखना है, ये साइटोक्रोम C यहां से देखो मूव करते 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 ये कहां तक पहुंचेगा, कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचेगा। ठीक है, ये कहां तक पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचेगा, कौन, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C, और इलेक्ट्रॉन्स को कहां दे देगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा कहां, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 को, फिर ये वापस अपने जगह पे चला जाएगा। ठीक है, कैसे करके होगा मैं बताऊंगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहां चला गया, कॉम्प्लेक्स 4 के पास चला गया ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो गया है ना। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 से होते हुए हम लोग बोलेंगे कहां जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 से होते हुए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, वहां चला जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वहां चला जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हम लोग बोलेंगे क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर बनाएगा। कैसे बनाएंगे मैं मैकेनिज्म से समझाऊंगा। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मेटाबॉलिक वाटर, क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक वाटर। इस चीज को आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, अगर रिड्यूस NaDH2 ऑक्सीडाइज याद रखना होता है कॉम्प्लेक्स 1 से ही होता है, रिड्यूस NaDH2 ऑक्सीडाइज हुआ हमेशा कॉम्प्लेक्स 1 से, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 के पास बाइंडिंग साइट है किसके लिए, रिड्यूस NaDH2 के लिए, ना कि FADH2 के लिए। ठीक है, तो याद रखना रिड्यूस NaDH2 ऑक्सीडाइज होगा कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू, या हम लोग बोल सकते हैं रिड्यूस NaDH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 1 को देगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन किस में चेंज हो जाएगा, यूबिक्विनॉल में। यूबिक्विनोल लाइपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक मोबाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जो कि लिपिड बाइलेयर में मूव करेगा, तैरेगा, और कहां तक पहुंचेगा, कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंचेगा। कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन्स देगा और वापस हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनॉल किस में चेंज हो जाएगा, यूबिक्विनोन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 जैसे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा वैसे यहाँ पर एक साइकिल चलेगा, इसको बोलते हैं क्यू साइकिल। क्या सिग्निफिकेंस है मैं बताऊंगा। अब ये कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, साइटोक्रोम C में। साइटोक्रोम C कैसा प्रोटीन होता है, पेरिफेरल प्रोटीन होता है, क्योंकि लिपिड बाइलेयर में धंसा हुआ नहीं इसीलिए पेरिफेरल प्रोटीन है, और क्योंकि लिपिड बाइलेयर से बाहर है ना इसलिए हाइड्रोफिलिक होगा, तो ये हाइड्रोफिलिक मोबाइल मॉलिक्यूल होता है साइटोक्रोम C। अब ये साइटोक्रोम C क्या करता है, देखो इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद ये मूव करते 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 कहां तक पहुंचता है, कॉम्प्लेक्स 4 तक। कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन देता है और वापस अपने जगह पे चला जाता है। कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन्स कहां गया, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और प्रोटॉन के साथ भी कंबाइन करेगा, तब जाके क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर बनेगा। ठीक है, तो ऐसा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जब हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 काम करता है, तब याद रखना कॉम्प्लेक्स 1 ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कॉम्प्लेक्स 2 कब काम करेगा और कैसे काम करेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स 2 वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखो ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर। हाँ, लेकिन और एक चीज देखो यहाँ पर ध्यान से, जब याद रखना रिड्यूस NaDH2 कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू ऑक्सीडाइज होगा या कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा,
तब याद रखना है यहाँ पर जहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर याद रखना है इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी होगा ना, ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी होगा ना, याद रखना है वो एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। कहां पर हम लोग बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 1 के पास, ठीक है। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते जाएगा ना ईटीएस में, वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स अपना एनर्जी को लूज करते चला जाएगा, और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 से जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आएगा ना, उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी बिल्कुल लो रहेगा, ठीक है, लो एनर्जी। तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होता है ना हाई एनर्जी से लेके लो एनर्जी, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते जाता है वैसे वैसे ये अपना एनर्जी को लूज करते जाता है, ठीक है। और वो एनर्जी की वजह से, देखो ध्यान से, वो एनर्जी की वजह से हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में जो प्रोटॉन्स है ना, ठीक है, जो प्रोटॉन्स है ना, वो प्रोटॉन्स याद रखना है मैट्रिक्स से कहां मूव करके चला जाता है, हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मूव करके चला जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 से याद रखना है कितना प्रोटॉन मूव करेगा मैट्रिक्स से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, 4, याद रखना है। कॉम्प्लेक्स 3 से हम लोग बोलेंगे कितना प्रोटॉन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे मूव करेगा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से, क्या हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, याद रखना है 4, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। और हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 से हम लोग बोलेंगे कितना प्रोटॉन या H+ मूव करेगा मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, हम लोग बोलेंगे 2 प्रोटॉन्स, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब ये होगा कि मैट्रिक्स में प्रोटॉन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, मैट्रिक्स में प्रोटॉन कम हो जाएगा और इनर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस हो जाएगा, किसके किसके बीच में, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो जितना प्रोटॉन गया है ना इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, वो वापस कहां आएगा, मैट्रिक्स में आएगा, तभी जाके हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो वापस आने के लिए देखो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे वापस आने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम है, ठीक है, ये क्या चीज है, ऑक्सीजोम होता है। तो ये ऑक्सीजोम याद रखना है, एक बार में हम लोग बोलेंगे कितना प्रोटॉन को ला सकता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में, याद रखना है 4, ठीक है। तो एक बार में कितना लाएगा, हम लोग बोलेंगे 4 को ये वापस कहां से कहां ला सकता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस से कहां, हम लोग बोलेंगे कहां, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। फिर दूसरा बार 4 को लाएगा, फिर ये दूसरा बार क्या लाएगा, ये 4 प्रोटॉन को फिर वापस इनर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन स्पेस से कहां लाएगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो लास्ट में कितना प्रोटॉन को लाएगा, 2 प्रोटॉन को लाएगा, कहां से कहां तक, हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन स्पेस से कहां, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जितना प्रोटॉन गया था उतना प्रोटॉन वापस आ गया, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जब आप देखो ध्यान से, जब ये प्रोटॉन, ध्यान देना, जब ये प्रोटॉन हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन स्पेस से ऑक्सीजोम के थ्रू मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आ रहा होता है ना, उस टाइम पे आप लोग बोलेंगे ये प्रोटॉन का मूवमेंट के कारण, ठीक है, प्रोटॉन के मूवमेंट के कारण यहां से मूव करके यहां तक जब आ रहा होता है ना, किसके थ्रू, ऑक्सीजोम के थ्रू, तो इस प्रोटॉन मूवमेंट के कारण यहां पर ऑक्सीजोम के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स, याद रखना है, ठीक है। और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स का मतलब हो गया, प्रोटॉन मोटिव मतलब मूवमेंट, फोर्स का मतलब फोर्स, मतलब प्रोटॉन के मूवमेंट के द्वारा डेवलप किया गया फोर्स इज नोन एज प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये जो हेड है ना, ये हेड को 120 डिग्री एंगल में घुमा देता है, जिसकी वजह से इस हेड के अंदर मैं बताऊंगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रहता है, जो अलग अलग रहता है, वो क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे जुड़ जाता है, और क्या बन जाता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी बन जाता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ किसका, रिड्यूस NADH2 को ऑक्सीडाइज हुआ, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, नोन एज ऑक्सीडेशन, और अल्टीमेटली देखो ध्यान से प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे एटीपी बना। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप हुआ, और क्या बना, एटीपी बना। इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से हम लोग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे जैसे वो मूव करते चला जाता है, हम लोग बोलेंगे वैसे वो एनर्जी को डाउन करते चला जाता है, कौन, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इतना ज्यादा एनर्जी होता है ना कि ये क्या करता है, मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन को मूव करा देता है, कहां, हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। उसी तरह यहां पर भी देखो, जिसकी वजह से मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, प्रोटॉन का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कमी हो जाता है, और इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाता है। ये इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस हो जाता है, किसके किसके बीच में, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो अब जितना प्रोटॉन गया वापस उसको वापस कहां आना होगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। तो किसके थ्रू आएगा, तो ऑक्सीजोम के थ्रू आएगा, याद रखना है। तो एक बार में ऑक्सीजोम 4 प्रोटॉन को ला सकता है, दूसरा बार में फिर 4 को लाएगा, तीसरा बार में फिर 2 को लाएगा, ठीक है। टोटल याद रखना है, जब भी कभी रिड्यूस NADH2 कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू ऑक्सीडाइज होगा तो कितना प्रोटॉन मूव करेगा मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, हम लोग बोलेंगे 4 + 4 + 2, 10 प्रोटॉन मूव करेगा,
ठीक है। और वापस कहाँ कहाँ आएगा हम लोग बोलेंगे 10 प्रोटॉन वापस कहाँ आएगा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस से कहाँ आएगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन एक बार में कितना को ला सकता है ऑक्सीजोम, 4 को ला सकता है। तो पहला बार में 4 को लाएगा, दूसरा बार में फिर 4 को लाएगा, तीसरा बार में फिर 2 को लाएगा, ठीक है। क्यों 4 को ला सकते हैं, सब सारा का सारा मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो जब ये ला रहा होता है कौन, ऑक्सीजोम प्रोटॉन को कहाँ, इनर मेम्ब्रेन स्पेस से हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, तब ये मूवमेंट के कारण, प्रोटॉन के मूवमेंट के कारण यहाँ पर ऑक्सीजोम के अंदर प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है। और वो फोर्स इतना सफिशिएंट होता है कि हेड को घुमा देता है 120 डिग्री एंगल में, जिसकी वजह से इसके हेड में एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, वो जुड़ जाता है। तब जाके क्या बनता है, एडीपी और एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो एटीपी बन जाएगा, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब फॉस्फोराइलेशन हुआ, ठीक है। तो ये फॉस्फोराइलेशन किसकी वजह से हम लोग बोलेंगे, जब रिड्यूस NADH2 ऑक्सीडाइज हुआ, किसके थ्रू हम लोग बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू, ठीक है, याद रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 का और रिड्यूस NADH2 का। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। क्यों 2 का होगा, मैंने बताया था अभी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है, जब भी कभी रिड्यूस NADH2 कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू ऑक्सीडाइज होता है, कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो कॉम्प्लेक्स 2 का वहां पर कुछ काम नहीं है। कॉम्प्लेक्स 2 याद रखना है किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 से लेगा, जो कि क्रेब साइकिल के टाइम पे बना है, ठीक है, रिड्यूस FADH2। तो अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, अब मैं बताने जा रहा हूं ये रिड्यूस FADH2 और कॉम्प्लेक्स 2 का कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूं, ठीक है। इस चीज को याद रखना, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स 1 को भी बना सकता हूँ, लेकिन कॉम्प्लेक्स 1 को मैं नहीं बना रहा हूँ, केवल मैं किसको बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 2 को यहाँ पर बना रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स 2 से आगे बना रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, सब कुछ सेम होगा, देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, सारा डायग्राम सेम होगा। ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स 2 है। उसके बाद फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, उसके बाद है कॉम्प्लेक्स 3 है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 4 है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीजोम है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे बेस ऑफ द ऑक्सीजोम, और ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे हेड ऑफ द ऑक्सीजोम, ठीक है। ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हेड हो गया ऑक्सीजोम का, इसको कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजोम इज नॉट ए पार्ट ऑफ, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स 1 को, चलो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 को चलो मैं दिखा दिया यहाँ पर, देखो ध्यान से, यही है ना कॉम्प्लेक्स 1। अब यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल होगा, कॉम्प्लेक्स 1 के बाद कौन सा मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं यूबिक्विनोन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब देखो खास बात क्या है, जो रिड्यूस FADH2 जो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में बना है ना, क्रेब साइकिल जब चला था, तो याद करो रिड्यूस FADH2 भी बनता है, ठीक है। तो रिड्यूस FADH2 में क्या हुआ होगा, हम लोग बोलेंगे फैड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। नैड और फैड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है। तो फैड क्या करता है, हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, ये फैड 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ठीक है, इसके साथ साथ 2 प्रोटॉन्स को भी लेगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ किसमें, फैड में। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। तब ये फैट किसमें चेंज हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो इसमें ये किसमें चेंज हो जाएगा, FADH2 में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूस्ड FADH2, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्रेब साइकिल के टाइम पे ही बना है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में बना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये क्या चीज है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है, ऊपर क्या होगा, आउटर माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन होगा, बीच में क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर क्या चला है, क्रेब साइकिल चला है। तो क्रेब साइकिल में जो रिड्यूस FADH2 होता है ना, याद रखना है, रिड्यूस FADH2, ठीक है। ये रिड्यूस FADH2 याद रखना है, ये रिड्यूस FADH2 ऑक्सीडाइज होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है, किसको, कॉम्प्लेक्स 2 को दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे दिया, कॉम्प्लेक्स 2 को दे दिया। तो कॉम्प्लेक्स 2 में क्या चला गया, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स चला गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स को देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देगा ना, ठीक है। और जैसे ही इससे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिड्यूस FADH2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू। और ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे FAD फैट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देखो ध्यान से, फिर से जब क्रेब साइकिल चलेगा तो फिर से ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। इसको हम रीसाइक्लिंग भी बोलते हैं, रीसाइक्लिंग ऑफ FAD फैट, और ये क्या था, रीसाइक्लिंग ऑफ NAD नेट, ठीक, याद रखना है। तो अब देखो ध्यान से, ये रिड्यूस FADH2 याद रखना है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 को देता है, इसको याद रखना है। और रिड्यूस NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 1 को देता है, ठीक है। तो जैसे ही रिड्यूस FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 2 को दिया, तो ये रिड्यूस FADH2 ऑक्सीडाइज हो गया, किसमें, हम लोग बोलेंगे FAD फैट, मतलब ये स्टेबल हो गया। देखो ध्यान से, फैट क्या है इसका, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे स्टेबल फॉर्म है, याद रखना है। और ये क्या चीज है, रिड्यूस फॉर्म है, मतलब ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल फॉर्म है, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो कॉम्प्लेक्स 2 में गया ना, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 का कोई काम नहीं, अब ये कॉम्प्लेक्स 1 अपना काम कर रहा है, ठीक है। उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स 2 भी अपना काम को करते रहता है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो कॉम्प्लेक्स 2 के पास गया ना, अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल को दे देगा। इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन। जैसे यहाँ था ना, वैसे सेम ऐसे ही होगा, ठीक है, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल को दे देगा।
ठीक है। जैसे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। और हम लोग जानते हैं यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल होता है, लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, मोबाइल मॉलिक्यूल होता है, लिपिड बाइलेयर में आसानी से तैर सकता है, ठीक है। तो ये क्या, ये किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अपने रिड्यूस फॉर्म किसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं यूबिक्विनोल में चेंज हो जाएगा, यूबिक्विनोल मैंने बताया था अभी, ठीक है। अब ये यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल याद रखना है आसानी से लिपिड बाइलेयर में फ्लोट करेगा, पीछे से फ्लोट कर रहा है, ठीक है। फ्लोट करते करते ये कहां तक पहुंचेगा, देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंच जाएगा। कौन, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल। अब जैसे ही कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंचेगा तो ये यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल देखो बाकी सब सेम होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इसे अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया कॉम्प्लेक्स 2 को, तो ये वापस किसमें हम लोग बोलेंगे, वापस किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अपना ऑक्सीडाइज फॉर्म में, मतलब यूबिक्विनोल में चेंज हो जाएगा। और ये वापस हम लोग बोलेंगे फिर मूव करके कहां पहुंच जाएगा, अपने प्लेस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि एक यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल नहीं होता, एक से ज्यादा या मेनी हम लोग बोल सकते हैं यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, याद रखना है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना। तो अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन्स कहां गया, जैसे इसमें था ना सेम वैसे तो होगा ना। अब इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे अब इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा इससे होते हुए कहां, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी के पास। अब साइटोक्रोम सी कैसा मॉलिक्यूल है, मैंने बताया था साइटोक्रोम सी कैसा मॉलिक्यूल है, साइटोक्रोम सी हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मोबाइल मॉलिक्यूल है। ये मूव करेगा और अब ये इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 4 को दे देगा इलेक्ट्रॉन्स को, और ये वापस अपने प्लेस पे आ जाएगा। कौन, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी। इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे दिया, कॉम्प्लेक्स 4 को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 से ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली कहां जाएगा, ऑक्सीजन में जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, ऑक्सीजन में जाएगा। और 2 प्रोटॉन की मदद से हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर, में बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो ध्यान से समझना है, यहां पर ये समझना है कि सब कुछ सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है, जैसा यहां पर हुआ था ना, सब कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स 3 के बाद यूबिक्विनोल के बाद सब कुछ यहां पर सेम होगा। अब यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान से, जब मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा ना एटीएस में, वैसे वैसे वो एनर्जी को खोता चला जाएगा, डाउन होता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी, ठीक है। तो वो एनर्जी की वजह से, देखो ध्यान से, वो एनर्जी की वजह से हम लोग बोलेंगे यहां पर कितना प्रोटॉन यहां पर पंप होगा, कॉम्प्लेक्स 3 में कितना प्रोटॉन पंप होगा मैट्रिक्स से, ये क्या बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में 4 प्रोटॉन पंप हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। और हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 से कितना प्रोटॉन, क्या बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से 2 प्रोटॉन हम लोग बोलेंगे मूव करके कहां चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे चला जाएगा, ठीक है। याद रखना कॉम्प्लेक्स 2 से कोई भी प्रोटॉन क्या बोलते हैं मूव नहीं करता है, कॉम्प्लेक्स 2 से, याद रखना इस चीज को, यहां पर देखो, ठीक है। तो याद रखना जब भी कभी हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 के साथ ऑक्सीडाइज होगा या कॉम्प्लेक्स 2 को अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो कितना प्रोटॉन मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे 4 + 2 6 जाएगा। जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स में प्रोटॉन का कमी हो जाएगा और इनर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस हो जाएगा। और कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, तो जितना प्रोटॉन गया है ना वो वापस कहां आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स में आ जाएगा। तो कैसे आएगा, तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम के थ्रू आएगा, जैसा यहां पर था, देखो ध्यान से, ऑक्सीजोम के थ्रू आएगा। लेकिन ये ऑक्सीजोम एक बार में कितना प्रोटॉन को ला सकता है, हम लोग बोलेंगे एक बार में ये 4 प्रोटॉन को ला सकता है। कहां से कहां, इनर मेम्ब्रेन स्पेस से कहां, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर बाकी कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो फिर बाद में कितना प्रोटॉन को लाएगा, हम लोग बोलेंगे 2 प्रोटॉन को लाएगा। तो जितना प्रोटॉन गया था, देखो ध्यान से, उतना प्रोटॉन वापस आ गया ना मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब ये प्रोटॉन आ रहा होता है किसमें, किससे, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम के थ्रू, तो ये प्रोटॉन का मूवमेंट के थ्रू हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम में। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा, यहाँ पर क्या डेवलप होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है, मतलब प्रोटॉन के मूवमेंट के द्वारा डेवलप किया गया फोर्स, इसको बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और ये फोर्स हम लोग बोलेंगे इसके हेड को क्या करता है, 120 डिग्री एंगल में घुमा देता है, जिसकी वजह से इसके हेड में क्या प्रेजेंट होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, वो कंबाइन कर जाता है रोटेशन की वजह से, फोर्स की वजह से, ठीक है। तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से रोटेशन हुआ और ये रोटेशन की वजह से कंबाइन कर गया, कंबाइन करेगा तो क्या बना, एटीपी बना, ठीक है। इसको बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन इस प्रोसेस को। और यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन हुआ ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जिसमें क्या हुआ है, रिड्यूस FADH2 में अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है और अल्टीमेटली क्या बना है, एटीपी बना है, ठीक है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ना, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है हम लोग बोलेंगे किसका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बता दिया, इसी में सारा कुछ बेस्ड है। और याद रखना है कॉम्प्लेक्स 3 में कौन सा साइकिल चलता है, कॉम्प्लेक्स 3 में हम लोग बोलेंगे क्यू साइकिल चलता है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। और याद रखना कॉम्प्लेक्स 1 किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, रिड्यूस NADH2 से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। कॉम्प्लेक्स 2 किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, रिड्यूस FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। या इनर अदर वर्ड हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू कौन ऑक्सीडाइज होता है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2। कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू कौन ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस FADH2,
ठीक है, इस चीज को याद रखना। जब कॉम्प्लेक्स 1 ऑक्सीडाइज होगा, जब रिड्यूस NADH2 ऑक्सीडाइज होगा कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू, या रिड्यूस NADH2 जब कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो कितना प्रोटॉन मूव कर जाएगा मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, हम लोग बोलेंगे 4 + 4 + 2, टोटल 10, ठीक है। लेकिन जब रिड्यूस FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू ऑक्सीडाइज होगा या कॉम्प्लेक्स 2 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो कितना प्रोटॉन मूव कर जाएगा मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, हम लोग बोलेंगे 4 + 2, 6, ठीक है। ये सब दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट किसका, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। इस चीज को दिमाग में रखना, बाकी सब कुछ आसान है, बस यही एक कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। अब मैं देखो, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 केस हम लोगों को स्टडी करना है। केस नंबर 1 में हम लोग देखेंगे कि जब रिड्यूस NADH2 हम लोग बोलेंगे इंटर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है कॉम्प्लेक्स 1 में, तब कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 के स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 के स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स 4 का स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे ये यहाँ पर काम कर रहा है। उसके बाद हम लोग जब दूसरा केस हम लोग क्या देखेंगे कि जब रिड्यूस FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया कॉम्प्लेक्स 2 को, तब यहाँ पर कैसे करके मैकेनिज्म हो रहा है, ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे कॉम्प्लेक्स 1 का, इसका नाम क्या है, क्यों नाम दिया गया, इसके अंदर क्या दिखता है, कैसे करके इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 का स्ट्रक्चर देखेंगे, नाम देखेंगे क्यों इसका ऐसा नाम रखा गया, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका नाम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या दिखता है, क्या क्यू साइकिल होता है, कॉम्प्लेक्स 4 का भी नाम क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फिर अल्टीमेटली कहाँ आता है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास आता है, जो कि मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सब सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे करके प्रोटॉन मोटिव फोर्स यहाँ पर ATP को बना रहा है, कैसे करके इसका ये हेड है वो 120 डिग्री एंगल में रोटेट कर रहा है, सारा कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। और उसके साथ साथ ये जो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है ना, ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है, उस और साइटोक्रोम C मॉलिक्यूल है ना, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, सारा का सारा हम लोग अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये एक सीरीज ऑफ लेक्चर है, ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है लेकिन बहुत आसान है, ठीक है, याद रखना है। तो हम लोग अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ETS का स्ट्रक्चर देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और उससे कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, कैसे करके अंदर क्या दिखता है स्ट्रक्चर में, ये सब सारा का सारा हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।